इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पूरे दुनिया में अपने सटीक स्ट्रेटजीज और इफिशिएंट मिशंस के लिए जाना जाता है। यानी जिस काम को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर कई देश नहीं कर पाते, उसी काम को बजट में हमारे वैज्ञानिकों के इंटेलिजेंट दिमाग के चलते इंडिया का इसरो उसी काम को बड़े ही इफिशिएंट तरीके से कर देता है। साल 2008 में चांद पर सबसे पहले वाटर यानी पानी भी इसरो ने ही सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और स्पेस की इस एनिग्मेटिक मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने में इसरो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसरो के ऐसे कई अपकमिंग प्लान्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जरूर। अभी तक भारत का कोई भी मिशन सूरज को लेके नहीं हुआ है, तो आदित्य L1 ये उस यान का नाम है, उस पहले भारतीय यान का जो कि मिशन टू द सन है, यानी वो मिशन जो कि सन को स्टडी करेगा। ये जो आदित्य L1 है ये धरती से लॉन्च होगा। उसके बाद धरती से क्या है कि चांद जो है वो ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर दूर है। ये तो आपको पता ही होगा, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतने दूर हमारा चंद्रयान 3 गया था। लेकिन ये जो आदित्य L1 है ये धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर स्पेस के रीजन में जाएगा। वो एक ऐसे रीजन में रहेगा जहां पर उसको कोई भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं फील होगी। यानी वहां से वो कंटिन्यूअसली सन को देखेगा और सन को स्टडी करेगा। और आपको एक टर्म बता दूं यहाँ पर, सोलर वेदर। ये जो सोलर वेदर टर्म है इस पे ध्यान दो। जिस तरह वेदर यानी क्लाइमेट धरती पर होता है, वैसे ही सोलर वेदर भी होता है, स्पेस वेदर भी होता है, यानी आसमान का भी क्लाइमेट होता है। धरती के क्लाइमेट की तरह नहीं। जैसे धरती के क्लाइमेट में विंड होता है, स्टॉर्म होता है, बादलें होती है, वैसे ही जो स्पेस का क्लाइमेट होता है उसमें स्पेस की अलग अलग रेज होती है, जैसे कि गामा रेज और सन के बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज और बाकी चीजें जो स्पेस में होती है। मतलब स्पेस का भी पूरा एक वेदर का कंप्लीट स्टडी होता है। तो इसी सोलर वेदर को ये आदित्य L1 कॉन्टिन्यूअसली रीड करेगा और उसी डेटा को भारत के ऑफिस में रियल टाइम में भेजेगा। क्या आपको पता है कि सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है सन के ऊपर से, उसके कोरोना लेयर से, वो अक्सर सैटेलाइट्स को हिट करते रहती है। और जो लो बजट की सैटेलाइट्स होती है जो कि बहुत सारे कंट्रीज लॉन्च करते हैं, वो कई बार डैमेज्ड भी हो जाती है इन्हीं एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर्स के चलते। जो सैटेलाइट्स और जो जीपीएस सैटेलाइट्स जो धरती के चारों तरफ घूमते हैं, इनको भी सोलर फ्लेयर्स से बहुत नुकसान होता है और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और इसलिए सन को रीड करना, सन के बारे में और जानना, कैसे इसके सोलर फ्लेयर से हम और प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, इनका नेचर क्या होता है एग्जैक्टली, ये सब जानने की जरूरत है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं अभी। सूरज के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बहुत सारे लेयर्स, और इन्हीं लेयर्स को ये आदित्य L1 स्टडी करेगा। ये सन के एक ऐसे जगह पर प्लेस होगा जहां पर डायरेक्टली सन दिखे, डायरेक्ट व्यू मिले बिना कोई ऑब्स्टैकल के। सन पे ये क्या स्टडी करेगा उसका एक लिस्ट इसरो ने जारी किया है कि क्या क्या वो पढ़ेगा वहां पर जाके, क्या क्या डेटा लेगा, क्या क्या डेटा भेजेगा। वो डेटा ये सब है: कोरोनल हीटिंग यानी सन का हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर, फ्लेयर एक्टिविटीज, डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। ये चीज इसरो के लिस्ट में मौजूद है। सूरज असल में बहुत बड़ा है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा। इस इमेज में आप रेफरेंस देख सकते हो कि एक्चुअली में कितना छोटा है सूरज से धरती, और चांद तो उससे भी छोटा है। और ये जो टाइनी सा स्पेस क्राफ्ट है ये उसके सामने एक धूल के कण से भी ज्यादा छोटा है। तो ऐसा लगेगा कि स्पेस क्राफ्ट क्या स्टडी कर सकता है इतने बड़े सन के सामने, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। ये साइज में इतना छोटा होते हुए भी सन को अच्छे तरह से स्टडी करने में कामयाब होगा, क्योंकि नासा ने ये काम को किया है। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा था और ये पहला मिशन बना, जो कि ऐसा कहा जाता है, इस स्टेटमेंट से उसको डिनोट किया जाता है। पता है क्या? फर्स्ट एवर मिशन टू टच द सन, यानी सन को छूने वाला पहला मिशन।
और ये पार्कर सोलर प्रोब बस एक स्मॉल कार के साइज का है। धरती में जो ऑल्टो गाड़ी है उसके बारे में सोचो, उतना ही छोटा है ये पार्कर सोलर प्रोब। और ये 2018 में लॉन्च हुआ था। और सन का जो सबसे आउटर लेयर है, कोरोना कहा जाता है इसको, जी हाँ इसका भी नाम कोरोना है, तो इसी को स्टडी करता है ये प्रोब। आपको पता है ये सोलर पार्कर प्रोब लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सूरज के पास ट्रैवल करता है। जी हाँ, इस प्रोब का स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर घंटे है। ये क्या स्पीड है आपको पता भी है? इस स्पीड का अंदाजा देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोलकाता से दिल्ली 6 सेकंड में। जी हाँ, ये स्पेस में इतने तेजी से जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सेकंड आपने वेट किया, इतने देर में ये पार्कर प्रोब कोलकाता से दिल्ली ट्रैवल कर चुका है। इतना डिस्टेंस सोचो, जहां कोलकाता से दिल्ली जाने में गाड़ी से, कार से 24 घंटे लगते हैं या फिर फ्लाइट से 2.5 घंटे, उतना डिस्टेंस 6 सेकंड्स में ये कवर किया है। और इसके साथ ही ये बन गया है द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ड बाय ह्यूमंस। तो ऐसे ही कुछ इंडिया का भी आदित्य L1 होगा जो कि सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च डेट है 2 सितंबर 2023। अब बात करते हैं इसरो के दूसरे इंसेन मिशन के बारे में। ये मिशन का नाम है निसार और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इसरो नासा के साथ मिलकर कर रहा है। जी हाँ, नासा और इसरो का साथ पार्टनरशिप करके नासा प्लस इसरो निसार सैटेलाइट, धरती के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट लॉन्च होगा। निसार जो होगा वो एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि ज्वाइंटली डेवलप्ड होगा नासा और इसरो के द्वारा। निसार जो है वो हर 12 दिनों में पूरे धरती की इंस्पेक्शन करेगा। जो पूरा इंटायर ग्लोब है इसमें क्या चल रहा है, जैसे कि धरती के इकोसिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो बर्फ मौजूद है, आइस मास, उसका क्या स्टेटस है, कितना आइस पिघला एज कम्पेयर टू पिछले 12 दिन, सी लेवल कितना बढ़ा, और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के जरिए ये भी पता होगा कि ग्राउंड वाटर में क्या चेंजेस हुए, या फिर अर्थक्वेक कहाँ आ सकते हैं, सुनामीज कहाँ आ सकती है, वोल्केनोज कहाँ आने के चांसेस हैं, लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ हो सकती है। इन चीजों को प्रेडिक्ट भी करेगा ये ऑब्जर्वेटरी। और इसके अंदर का टेक्नोलॉजी नासा और इसरो दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर सब कुछ एकदम अभी के स्टेटस के हिसाब से हाईटेक होगा, जैसे कि सुपर हाई रेजोल्यूशन फोटोज। और एक चीज जान लो कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप और बाकी जो टेलीस्कोप्स हैं, इनके बारे में जब हाई रेजोल्यूशन वर्ड का यूज किया जाता है तो सिर्फ ये मत समझना कि HD या फिर 4K की बात हो रही है, जो कि 4K बहुत हम लोग ट्रेंड में लाते हैं, 4K वीडियो ये वो। इनकी इमेजेस 4K से भी हजारों गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और हाई रेजोल्यूशन होती है। तभी एक इमेज का अगर आप इनका डेटा देखोगे तो वो टेराबाइट्स होगा। हम लोग जो अपने फोन में एक फोटो खींचते हैं तो अगर लो क्वालिटी होगा तो 4-5 MB होगा, हाई क्वालिटी होगा 4K होगा तो 100-200 MB होगा, GB भी नहीं होगा। लेकिन इनका इमेज मल्टीपल TBs तक चला जाता है, इतना डिटेल होता है। तो ऐसे ही कुछ इसरो के निसार में लगा रहेगा। ये कंप्लीट एक ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि एकदम अर्थ के सामने घूमता रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट डेटा को हमें देता रहेगा। और ये है वो फोटो जो कि इसरो ने प्रेजेंट किया है, एक आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ निसार, यानी ऐसे ही कुछ दिखेगा। ये धरती का एक रक्षक की तरह ये काम करेगा, क्योंकि जो डेटा ये भेजेगा वो बहुत काम की होगी, उससे बहुत कुछ पहले ही प्रेडिक्ट होगा। और नासा और इसरो का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन हमें देगा। निसार का कोई एग्जैक्ट लॉन्च डेट इसरो ने नहीं कहा है, लेकिन ये साल 2024 के जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, यानी साल 2024 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला मिशन जिसका नाम है गगनयान। गगनयान एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को टेस्ट करेगा, यानी 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। 3 लोगों को, कोट एंड कोट लोग पे ध्यान देना, 3 इंसान को धरती के ऊपर 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद उनको सेफली धरती पर लैंड कराया जाएगा। और वो इंडियन सी वाटर यानी ओशन में उनको गिरा कर वापस लाया जाएगा। गिराने का मतलब ये हुआ कि जब भी स्पेस से इंसान आते हैं तो उनको
उनको वाटर में ही लैंड किया जाता है। क्या है कि इंडियन आर्मी रेडी रहेगी पहले से ही, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट धरती पे वापस आएगा 3 लोगों को लेकर, और जैसे लैंड करेगा पानी में वैसे ही वो पानी में तैरने लगेगा और इंडियन आर्मी उनको तुरंत रेस्क्यू करेगी और तब प्रोजेक्ट संपन्न माना जाएगा। लेकिन वही, जैसा कि आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो काफी रिस्की है, तो जी हाँ, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन का सेफ्टी है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है इसरो के लिए। तो इसलिए इस चीज को अंजाम देने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी, जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स होंगे, उन्हें ठीक से डेवलप किया जा रहा है। जो भी सेफ्टी टेस्ट्स हैं उन्हें अच्छे से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंसान होगा। तो इस मिशन में अगर कुछ गड़बड़ हुई, स्पेसक्राफ्ट जब क्रैश होता है तब तो भले एक निर्जीव चीज क्रैश होता है तो हमें दुख होता है कि चलो वो टूट गया है, फिर जो भी हुआ, लेकिन जब इंसान रहे तो हम ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और इसलिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी की होने की बहुत आवश्यकता है। क्या है कि अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो इसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए, और उस स्पेसिफिक बैकअप प्लान का भी एक और बैकअप प्लान होगा, जो कि बैकअप प्लान फेल होने पे उसको अंजाम दिया जाएगा। इनफैक्ट जो सेकेंड स्टेज का बैकअप प्लान होगा उसका भी एक बैकअप प्लान होगा। तो वर्स्ट केसेस को मानकर तब जाके सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द साइंटिस्ट्स, उसके बाद इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और जितने भी मिशंस मैंने आपको बताया उसमें गगनयान सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस समय ये लॉन्च हो रहा होगा तब उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पल होगा इंडिया के लिए। गगनयान जो कि एक मैन्ड मिशन है, ये सक्सेसफुल अगर होता है, जो कि मैं पर्सनली कॉन्फिडेंट हूँ कि हो ही जाएगा, क्योंकि गगनयान में क्या होगा कि पहले फेज में डमीज को स्पेस में भेजा जाएगा टेस्टिंग पर्पस के लिए। जी हाँ, रियल इंसान के पहले फेक इंसान को भेजा जाएगा वहां पर, अनमैन्ड फ्लाइट्स। और 2 बार ये करने के बाद तीसरी बार तब जाके 3 भारतीय को सेंड किया जाएगा, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और इसके लिए रशिया भी इंडिया की हेल्प कर रहा है। रशिया के वैज्ञानिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। गगनयान के लॉन्च डेट की बात करें तो इसका जो दोनों फेज है, पहला डमी वाला और दूसरा मैन्ड मिशन, तो ये दोनों शुरू हो जाएगा अप्रैल 2024 से। इसका कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं आया है, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ये कहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 से 25 के बीच में गगनयान को। शुक्रयान, शुक्र यानी प्लैनेट वीनस, सन के सबसे पास मर्क्यूरी प्लैनेट है, उसके बाद वीनस प्लैनेट आता है। और इसी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भारत का पहला यान, जिसका नाम है शुक्रयान, वो लॉन्च होने वाला है। और ये कोई लैंडिंग मिशन नहीं होगा, यानी वहां पर कोई यान उतरेगा नहीं, बल्कि ये ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा। क्योंकि वीनस प्लैनेट का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। वहां पर गैसियस क्लाउड्स है बहुत मात्रा में, जिसके चलते वहां पर लैंड करना बहुत मुश्किल है। लैंड करने वाले भी ऑफ कोर्स मिशंस आएगी, लेकिन उसके पहले धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो पहला कदम है, यानी वीनस पे पहला ऑर्बिटर भेज देना, यानी भारत का पहला ऑर्बिटर जो कि वीनस को स्टडी करे, ये अब इसरो करने जा रहा है शुक्रयान के साथ। और वहां का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को और वीडियोस को धरती पर भेजेगा, और वहां की सारी टेक्निकल डेटा जो कि साइंस के लिए हेल्पफुल है, उन सब को लेके आएगा। तो ये थे इसरो के कुछ इंटरेस्टिंग अपकमिंग मिशंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।